हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज वीडियो नंबर 4। ये जो वीडियो है, ये जो मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं सामान्य ज्ञान का, वो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती परीक्षा के अंतर्गत इसके सिलेबस में सामान्य ज्ञान के आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के, जो कि इन सारे टॉपिक से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स का तो चलो आता है। एक नया जो सिलेबस ऐड किया गया है शैक्षणिक अधिनियम, मतलब इसमें और भी कुछ है, तो इसके अंतर्गत मैं पॉक्सो एक्ट को ऐड किया हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो चलिए, इससे पहले भी हमने 3 वीडियो जो है अपलोड कर चुका है इस टेस्ट सीरीज का। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के 3 वीडियोस को भी आप जरूर जाके देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छे से रिवीजन होगा और आपकी खुद की जांच भी हो जाएगी। ठीक है, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो होगा संविधान पर होगा। तो संविधान का पहला प्रश्न होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा, ठीक है, या दूसरा राष्ट्रपति शासन, या फिर वित्तीय आपात की घोषणा, या फिर बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। ये चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें अनुच्छेद 356 जो है जिसको एक्सप्लेन करता है। इसका क्या आंसर होगा। वीडियो को आप पॉज करिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, और लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आउट ऑफ जो 15 क्वेश्चन है उसमें आपका आउट ऑफ 15 कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है अनुच्छेद नंबर 356। देखिए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसा लगता है या फिर किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट करता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो इस केस में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है उस राज्य के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर भाग के ऊपर। इसलिए हमारा इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 352 मतलब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भारत का या फिर उसके किसी भाग में सुरक्षा, युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सैन्य विद्रोह की स्थिति बन रही है, तो इसके फलस्वरूप उस भाग का या फिर पूरे भारत में किसी तरह के असुरक्षा की भावना वहां पे पैदा हो जाए, तो इस केस में राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा अगर बात की जाए तो ये मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत। ठीक है, 4 का गैप होता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत हो गया, 356 के अंतर्गत। तो 352 और 4 356 और 4 360, तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। और 360 जो है वित्तीय आपात की बात करता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है या फिर उसको ऐसा समझ होता है कि भारत या किसी भाग में किसी वित्तीय स्थिरता या फिर साख खतरे में है, तो इस केस में क्या किया जा सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा किया जा सकता है, और ये आर्टिकल 360 में कहा गया है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ को कर्तव्य होगा, दायित्व होगा। इस आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो ये आपको आर्टिकल 355 में देखने को मिलेगा अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। तो ये पूरा अनुच्छेद आपको याद रखना है, जो कुछ भी मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न सेकेंड क्वेश्चन है, वो भी संविधान से है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताना है कि राज्य लोक सेवा जो आयोग है उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राज्यपाल इनको पदच्युत नहीं कर सकता या फिर हटा नहीं सकता। हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाता है
उतना के बाद उनको पद से मुक्त कर दिया जाता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल इसको बिल्कुल नहीं हटा सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर उनकी निर्भरता होने पर आर्टिकल 317, ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, अनुच्छेद 317, ये अनुच्छेद 317 जो है इस पर बोलता है कि अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य में किसी तरह का निर्भरता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इस आर्टिकल का प्रयोग करके उनको हटा सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर उनका मान लेते हैं कि कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर भी उनको हटाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति इस आर्टिकल का प्रयोग करके निर्भर होने पर उनको तो पद से हटा सकता है उनका कार्यकाल पूरा करने से या पूरा होने से पूर्व भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2 प्रश्न हमने संविधान से देखा, अब आगे हम इतिहास के 2 प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी? किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? आप वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सन 1918 के अंतर्गत, ठीक है, सन 1918 में उन्होंने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ये जो था उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा, यही उसी समय 1918 के समय ही अहमदाबाद के अंतर्गत दिया था ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और एग्जाम में कई बार से पूछ लिया जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AI, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये इसके बारे में भी कई बार से पूछ लिया जाता है। इसका स्थापना जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, एग्जाम में एक बार शायद पूछा भी जा चुका है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। ठीक है, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 4th प्रश्न है, बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, डेट वगैरह कई बार से पूछ लिया जाता है। प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919, ठीक है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 19 मार्च 1919, या फिर 13 अप्रैल 1919, या फिर 17 अक्टूबर 1919, या फिर 23 नवंबर 1919? कब रॉलेट एक्ट हुआ था, लागू कब हुआ था, आपको बताना है। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है इसको एक काला कानून की संज्ञा भी इसको दी जाती है। किसी भी व्यक्ति को, इस रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह की स्थिति में उनको पकड़ लिया जा सकता था, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, और साथ ही साथ उसको ना तो अपील करने का, ना दलील करने का, और ना ही वकील करने का किसी भी तरह का अधिकार होता था। तो इसीलिए इसको बहुत ही काला कानून की संज्ञा दी जाता था। और ये जो रॉलेट एक्ट है 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इसी के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, इसी के विरुद्ध में क्या बोलते हैं, एक सभा का आयोजन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और बाद में वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है जलियांवाला बाग कांड से संबंधित है। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद बात आता है कि 7 अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था? तो उस दिन पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, पूरे देश के अंतर्गत खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 को। और 23 नवंबर 1919 को हुआ क्या था कि इस दिन हिंदू और मुस्लिम का, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का एक संयुक्त कांग्रेस, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम का एक संयुक्त कांग्रेस का सभा आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? जिसकी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस संयुक्त कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। तो हमने इतिहास के भी 2 प्रश्न देख लिया। अब हम यहाँ से भूगोल के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 5वां प्रश्न है कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, मतलब ये चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने का कार्य करता है? पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, या फिर कोको स्ट्रेट, या फिर डंकन पास? तो वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें, फिर मेरा आंसर मैच करिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। और बात आती है अगर पाक स्ट्रेट की, तो पाक स्ट्रेट आपको तमिलनाडु, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तमिलनाडु और श्रीलंका को, ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका को सेपरेट करने का कार्य करता है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका को ही सेपरेट करता है, लेकिन दक्षिण पूर्व, ठीक है, साउथ ईस्ट जो तमिलनाडु है उसको और श्रीलंका को अलग करने का कार्य मन्नार की खाड़ी करती है। ठीक है, कोको स्ट्रेट जो है ये आपको मिलेगा म्यांमार, ठीक है, कोको स्ट्रेट जो है म्यांमार का जो कोको द्वीप है, ठीक है, कोको द्वीप किसका है, तो ये म्यांमार का है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, म्यांमार का जो कोको द्वीप है और जो उत्तरी अंडमान, ठीक है, जो भारत का उत्तरी अंडमान है, इन दोनों के बीच में आपको कोको स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि छोटा अंडमान, जिसको लघु अंडमान भी कहते हैं, छोटा अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है, ठीक है, बताइए। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करने का कार्य करता है। कमेंट करिएगा इसका आंसर, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो भी एक्सप्लेन किया इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए करते हैं छठवां प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न भी भूगोल का आपका है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं और टाइगर रिजर्व के बारे में ना पढ़ें तो ये आपकी गलती होगी, इसलिए ये टॉपिक भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में, राजस्थान में, केरला में या फिर उत्तर प्रदेश में, क्या इसका सही आंसर होगा। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, कहाँ मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक के अंदर अगर जाओगे तो याद रखिएगा, एक दो मैं बता रहा हूं। एक हो गया बांदीपुर, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है यह कर्नाटक के अंतर्गत है। भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी आपको कर्नाटक के अंदर देखने को मिलेगा। राजस्थान के अंदर तो हमने सरिस्का देखा, सरिस्का के साथ साथ रणथंभौर, मुकुंदरा पहाड़ी, ये सभी जो मिलेगा राजस्थान के अंदर मिलेगा। केरल के अंदर याद रखिएगा पेरियार और पारंबीकुलम, ठीक है, पेरियार जो टाइगर रिजर्व है ये आपको केरल में मिलेगा, और एक मिलेगा पारंबीकुलम, पारंबीकुलम टाइगर रिजर्व, ये भी आपको केरल के अंतर्गत मिलेगा। यूपी में एक दो याद रखिएगा, दूधवा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। एक मिलेगा अमानगढ़, ठीक है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और एक याद रखिएगा पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो भूगोल के भी हमने दो प्रश्न देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के दो प्रश्नों को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप विशेष करके नोट करके रखिएगा, क्योंकि जनरली हम जब पूरा तैयारी करते हैं तो अर्थशास्त्र को जो होता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक को लोग छोड़ देते हैं, और यहाँ से प्रश्न कई बार से आते हैं तो छूट जाता है। प्रश्न है सातवां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 जनवरी 1949, 1 अप्रैल 1935, 19 जुलाई 1969 या फिर 1 जुलाई 1955। ये चारों के चारों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन बात करेगा अगर कि राष्ट्रीय बैंक जो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछ देगा कि जो आरबीआई है इसके प्रथम गवर्नर कौन थे, ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ये जो थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर पूछ दे आपसे कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के मतलब आज़ादी के बाद और प्रथम भारतीय कह लीजिए, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये पूरा कंटेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1969 का एक डेट इसलिए याद रखना है क्योंकि इस दिन देश का 14 जो बैंक थे, ठीक है, देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है,
देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी दिन किया गया था, 19 जुलाई 1969 को। 1 जुलाई 1955 इसलिए मैं डेट को डाला क्योंकि ये एसबीआई का स्थापना दिवस है। ठीक है, एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई 1955। एसबीआई से पहले ये जो था ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एसबीआई को जाना जाता था, जो कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इसका नाम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो ये पूरा डाटा याद रखिएगा। चलिए 8वां प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स का है। प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? वेल्थ ऑफ नेशन, मार्शल के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा या फिर रॉबिन्स के द्वारा? किसके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा गया है? मार्शल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या फिर रॉबिन्स, किसके द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा लिखा गया था वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक। तो एडम स्मिथ इसका राइट आंसर है। मार्शल के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है, उसको भी आप याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो है मार्शल के द्वारा लिखा गया था। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक याद रखिएगा, दास कैपिटल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं चारों का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है अर्थशास्त्र की, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ का तो हमने देख ही लिया, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। रॉबिन्स की एक पुस्तक आपको याद रखना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन एक एटलीस्ट याद रखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इकोनॉमिक साइंस। तो ये चारों पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए। तो 8 प्रश्न हमने देख लिया। अब हम बढ़ेंगे साइंस के 3 प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि साइंस से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स का लिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा, चैडविक के द्वारा, जे थॉमसन या फिर आइंस्टीन? किन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। जो गोल्डस्टीन है उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, और आइंस्टाइन के द्वारा फोटॉन, ठीक है, फोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, याद रखिएगा, फोटॉन किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये चारों आपको याद होना चाहिए। 10वां प्रश्न जो होगा हमारा केमिस्ट्री का होगा, जो कि अयस्क एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोर्स के ऊपर, अयस्क के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे चैनल में साइंस का एक जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको इसका टॉपिक मिल जाएगा। प्रश्न है 10वां कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर? किसका होता है? बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो कार्नेलाइट जो है वो पोटेशियम का होता है। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल के होता है, सोडियम का होता है Na। ये कार्नेलाइट जो है ना, पोटेशियम और सोडियम दोनों के ही अयस्क होते हैं। इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कार्नेलाइट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला होता है KCl Mgcl2.6H2। ये फॉर्मूला जो है ना कार्नेलाइट का, यहाँ पे देखेंगे तो आपको पोटेशियम भी मिलेगा और सोडियम और पोटेशियम नहीं, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये मैग्नीशियम। पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ही अयस्क होता है, क्योंकि इस फॉर्मूला में देखेंगे तो आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों मिल रहा है, अर्थात कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों के अयस्क होते हैं। सोडियम के कुछ अयस्क का नाम देखेंगे तो याद रखिएगा, जैसे एक बोरेक्स आपने सुना होगा। ठीक है, बोरेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है, Na2B4O7 10H2। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। तो बोरेक्स सोडियम का एक अयस्क होता है। फिर नमक तो आप जानते हैं, खाने का नमक, साधारण नमक, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। एक जो होता है चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर, ये भी सोडियम के ही अयस्क है, जिसको कहते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को ही चिली सॉल्ट पीटर कहा जाता है, NaNO3। ठीक है, एल्यूमिनियम का आप सभी को पता होगा, बॉक्साइट आपने सुना होगा, एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, जिसमें पानी की भी मात्रा आ जाएगा, वो बॉक्साइट है। लेकिन यहाँ से अगर पानी हटा दिया जाए और केवल Al2O3 रखा जाए तो ये भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, जिसको कहते हैं कोरंडम। ठीक है, कोरंडम का फॉर्मूला Al2O3 होता है।
कॉपर के बहुत सारे होते हैं, क्यूपराइट आपने सुना होगा तो Cu2 ये क्यूपराइट होता है। फिर कॉपर ग्लांस Cu2s, सल्फर आ जाता है तो कॉपर ग्लांस हो जाता है। कॉपर पायराइट भी आपने सुना होगा CuFeS2, ये कॉपर पायराइट है। ठीक है, तो ये पूरा अयस्कों का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका वीडियोस भी हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप जाके देखिएगा। साइंस का एक्चुअली में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्नों को कराया है। तो अगर आप प्रयोगशाला वगैरह का भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल में अवेलेबल है वीडियोस, आप देख सकते हैं। 11वां प्रश्न है जो कि बायोलॉजी का है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जब हम कुछ खाते हैं तो खाने के साथ कई बार से बैक्टीरिया भी हमारे स्टमक के अंदर एंटर करता है, जिसको किल करने के लिए आवश्यक कोई एंजाइम भी होना चाहिए। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि किल करने का कार्य करता ही है, उसके अलावा तो ये तो एसिड हो गया, कौन सा एंजाइम है, माल्टेज, लाइसोजाइम, टायलिन या फिर पेप्सिन, चारों में से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हानिकारक जीवाणुओं को किल करने का कार्य करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाइसोजाइम जो होता है ये एंजाइम में उपस्थित भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। माल्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, शर्करा को किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित कर, लाइसोजाइम तो हमने देख लिया। टाइलिन एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित मंड यानी कि जिसको स्टार्च कहते हैं, हिंदी में इसको कहा जाता है मंड। ठीक है, तो स्टार्च को अर्थात मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है। ठीक है, ये माल्टोज क्या है, एक तरह का शर्करा। यहाँ पे जो शर्करा की बात हुआ है ना, माल्टोज ही है। ठीक है, लेकिन इस माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य माल्टेज, ये माल्टेज एक तरह का एंजाइम, यहाँ पे टेज लिखा हुआ है, टोज लिखा हुआ है, माल्टोज ये क्या है, एक तरह का शुगर है, शर्करा है। ठीक है, तो माल्टोज शर्करा को अगर पूछेगा कि माल्टेज जो है ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन स्टार्च जो कि मंड है उसको माल्टेज शर्करा में बदलता है टाइलिन। और एक है पेप्सिन, आपको याद होना चाहिए कि पेप्सिन जो है एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, जो प्रोटीन को तोड़ के विभक्त करके छोटे छोटे पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन्स में बदलता है कौन, पेप्सिन। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जो जनरल सामान्य ज्ञान है उसके हमने 11 प्रश्नों को देख लिया। अब आगे के जो 4 प्रश्न जो विविध वाला है जिससे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें मैंने पॉक्सो एक्ट के 4 प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न है कि पॉक्सो का फुल फॉर्म, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वहां पे जोड़ा है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पॉक्सो एक्ट कहते हैं। ये अधिनियम 18 से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों से संबंधित है। पॉक्सो अधिनियम के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही है, आपसे ये पूछा गया। पहला है यौन अपराध बच्चों की रोकथाम, पॉक्सो अधिनियम 2012 का अधिनियम है। या फिर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2011 का है। या फिर सी है यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम, पॉक्सो अधिनियम 2011 का है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का अलग है, ये रोकथाम है, यहाँ पे संरक्षण है। और चौथा है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम 2012। इसमें से कौन सा सही है, आपसे पूछा गया है। तो पॉक्सो अधिनियम एक्चुअली 2012 का है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पे रोकथाम की जगह संरक्षण है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। लेकिन कितने वर्ष के बच्चों, 18 से ऊपर नहीं, 18 से कम आयु के जो होंगे उन्हीं को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से जो कम आयु के उन लोगों के खिलाफ है जो बच्चे हैं जो यौन अपराधों से संबंधित है। ठीक है, जिन्हें बच्चा समझा जाता है। क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जाता है इस अधिनियम के तहत बच्चा किससे समझा जाएगा, ठीक है, जो पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत आएंगे तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए 13वां प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न है कि पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वन लाइनर है जो कि आपका आंसर इसको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 2 अक्टूबर 2012, 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2001 या फिर 21 जनवरी 2011। मैंने अभी पहले बताया कि यह पॉक्सो अधिनियम जो है 2012 का है, तो लागू भी 2012 के अंदर ही हुआ था, 14 नवंबर 2012 को। अब 14 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है,
उसको आप कमेंट करके बताइए और उससे लिंक करके आप इसको याद रखिएगा कि पॉक्सो अधिनियम कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 14वां प्रश्न, 14 प्रश्न है आपसे कि पॉक्सो अधिनियम में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। ठीक है, बताइए इसमें कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। देखिए, पॉक्सो अधिनियम से संबंधित अगर पीडीएफ चाहिए होगा, इसका ओरिजिनल जो पॉक्सो एक्ट है उसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में इसका जो पीडीएफ है पॉक्सो का डाल दूंगा। बताइए कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं। 5 अध्याय 43 धाराएं, 9 अध्याय 41 धाराएं, 10 अध्याय 57 धाराएं, 9 अध्याय और 46 धाराएं। क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अध्याय और 46 धाराएं हैं इस पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत। और लागू कब हुआ था? मैंने बताया 14 नवंबर 2012। ठीक है, अब हम आज के वीडियो का 15वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि पॉक्सो अधिनियम के अध्याय से संबंधित है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असुमेलित है या फिर असुमेलित विकल्प है? अध्याय 3 अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग और उसके लिए दंड से संबंधित है। अध्याय 5 मामलों की रिपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएं इससे संबंधित है। अध्याय 4 किसी अपराध का दुष्प्रेरण और उसको करने के लिए प्रयत्न, क्या अध्याय 4 से संबंधित है? या फिर अध्याय 7 बालकों के कथनों को अभिलिखित करने का प्रक्रिया? कौन सा इसमें विकल्प सुमेलित नहीं है या फिर असुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी ही असुमेलित है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालकों के कथनों को अभिलिखित करने की जो प्रक्रिया है ये अध्याय 6 के अंतर्गत, पॉक्सो अधिनियम का अध्याय 6 के अंतर्गत इसको कहा गया है। अधिनियम 7 जो है ये विशेष न्यायालय की बात करता है। इस अधिनियम के संरक्षण के लिए, कार्यवाही के लिए विशेष न्यायालय की बात कहाँ किया गया है? तो अध्याय 7 के अंतर्गत कहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का जो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों का टेस्ट देख लिया है। 15 प्रश्न इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में 15 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और 15 नंबर के। 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। 15 में से जिसका 10 से ऊपर हुआ होगा कमेंट करिएगा, मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लूँगा, क्योंकि नाम लेने से लोगों के अंदर एक प्रमोशन होता है, थोड़ा सा उनको एक कॉन्फिडेंस फील होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? इस तरह के प्रश्नों का एक सेट देख के कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आगे बढ़ाना है कि नहीं ये भी कमेंट करिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो के लिए और किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। साथ ही साथ मैथ्स के भी वीडियोज़ आ रहे हैं, इंग्लिश के भी वीडियोज़ ला रहा हूँ। ठीक है, और मैथ्स का मिनी टेस्ट भी ला रहा हूँ, तो अब बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी टाइम मुझे मिलता है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे हमारा जो फैमिली जो अभी 11 के हुआ है ये और भी आगे बढ़े। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और पूरे एकदम सुर में, धुन में, एकदम खुशी के साथ आगे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।